अन्ना शुक्ला को जानते हैं, अरुण शंकर शुक्ला को? अन्ना हजारे से तो उनको नहीं जोड़ेंगे ना, उनकी छवि पता है। ब्रजभूषण शरण सिंह, पकौड़ी लाल, आरके पटेल, सीएन सिंह, नरेंद्र भाटी, गौतम बुद्ध नगर, ये लोग अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए विख्यात रहे। तो दो विषय मुझे समझ आए, जीत हार तो जनता के हाथ, लेकिन दो बातें मुझे समझ में आई कि भाई रिश्तेदारों का बोलबाला और जो आपराधिक छवि के हैं वह भी स्वीकार्य है। जी, प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। प्रमोद तिवारी जी, अब कुछ एक कांग्रेसियों से हमारी बातचीत हुई तो वो थोड़ा सा संतोषजनक स्थिति में नजर आया, मुझे थोड़ा सा राहत महसूस की उन्होंने कहा कि ठीक है, मुलायम सिंह जी लगातार जो हैं वो वंशवाद का गाना गाते थे, अब कम से कम वो भी हमारे जैसे हो गए हैं। कौन टिकट पा रहा है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, जनता के हाथ में है, लेकिन हमारे लिए तो राहत की बात यह है। मैं नहीं समझता कि किसी कांग्रेसी ने ऐसा बयान दिया होगा, अगर दिया था तो उसे देना नहीं चाहिए था जी। हमारे यहाँ कौन सा वंशवाद है? हमारे यहाँ निसंदेह जिस समय अब आपको अगर हंसी आ रही तो मैं थोड़ी देर बात कर लूं। नहीं, आप बात कीजिए। वंशवाद नहीं, देखिए आज अगर कोई है तो राहुल जी और सोनिया जी। इसके पहले इंदिरा जी रायबरेली से और अमेठी से संजय जी, और संजय जी के बाद राजीव जी। और ये दोनों अपने अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे, निर्वाचित थे। इनमें न कोई राज्यसभा से था, ना कोई विधान परिषद से था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में भी इंदिरा जी थी। तो हमारे यहाँ तो दो हमेशा से रहे हैं और आज भी हैं, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अच्छा, दो से ज्यादा जो हो तो वो वंशवाद, दो तक ठीक है, दो से ज्यादा वंशवाद। मैंने ऐसी परिभाषा नहीं परिभाषित की। अच्छा, आप अगर इंदिरा जी को वंशवाद की देन मानते हैं तो मुझे तरस आता है इस सोच पर कि इंदिरा गांधी नहीं, जब राहुल सुनिए, जब राहुल गांधी जी की बात आती है ना, तो मैं सोचता हूं कि भाई प्रमोद तिवारी जी कांग्रेस में नंबर 2 क्यों नहीं हो सकते, जनार्दन द्विवेदी जी क्यों नहीं हो सकते, मोतीलाल वोरा जी क्यों नहीं हो सकते, अजीत जोगी जी क्यों नहीं हो सकते, सलमान खुर्शीद जी नंबर 2 क्यों नहीं हो सकते। अरे इतनी पूरी सीरीज लगी हुई है नेताओं की। कांग्रेस में तो एक जमाने में मुझे कार्यकर्ता कम, नेता ज्यादा नजर आते थे। इसके लिए कुछ दिन समय निकालना पड़ेगा आपको। अच्छा, चलिए मेरे साथ। अच्छा, जब सोनिया जी मीटिंग करें वहां जन समर्थन देखिए, जब राहुल जी मीटिंग करें जन समर्थन। अरे जनता का समर्थन नहीं मिलता ना, बिहार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए। अगर अब आप ही बोल रहा हूँ तो थोड़ी देर चुप हो जाता हूँ। नहीं, आप बोलिए, मैं तो केवल अपनी जिज्ञासा शांत कर रहा था। रनिंग कमेटी जो चल रही, कोई सेंटेंस तो नहीं पूरा होने दे रही है। आप बोलिए। मैं सीधे से ये कहना चाहता हूँ कि आप चलिए जनता के बीच में, और जनता के बीच में जन समर्थन राहुल जी का देख लीजिए, सोनिया जी का देख लीजिए। तो दोनों अगर हैं तो अपनी काबिलियत पे हैं, अपनी योग्यता पे हैं। अच्छा, और जो लोग हैं ये कहीं ऐसे नहीं जाते। लोग कांग्रेस के जो उम्मीदवार होते हैं या सहयोगी दलों के उम्मीदवार होते हैं, तरसते हैं कि राहुल जी उनके आए। वो युवा शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, युवा ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आप अगर तुलना करें दूसरी पार्टियों से तो 4-4, 5-5, 6-6 लोग हैं, कोई राज्यसभा में है, कोई लोकसभा में है, 4-5 की तो लिस्ट जारी हो चुकी लोकसभा में। तो आप उनसे मेहरबानी करके तुलना न करें कि हाँ ये सही बात है कि एक जमाने में समाजवादी आरोप लगाते थे, और समाजवादी जो आरोप लगाते थे अब उस पर खुद उनके सामने स्थिति आ गई है कि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। जी, रामाश्रय कुशवाहा जी, आप लोग आरोप लगाते थे, अब डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं भाई। और 2 से ऊपर, अगर एक परिवार के सदस्य 2 के ऊपर हैं तो वो वंशवाद है, 2 तक तो चलता है। प्रमोद जी बहुत सीनियर लीडर हैं, मैं बड़ा अदब से कहता हूं। अभी जब बोलने के लिए आए थे तो उन्होंने शुरुआत यहीं से किया था कि कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने ये बात नहीं कहा होगा, और लास्ट में कहते कहते यही कह के निकल गए। नहीं भी है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस परिवार में अच्छे लीडर होंगे तो स्वाभाविक है उनकी संख्या बढ़ेगी। और जैसा कि अभी राजू जी कह रहे थे, मैं उनका समर्थन करता हूं कि पहले से 4 लोग पार्लियामेंट मेंबर हैं, उनमें 5 में 4 हैं। एक अच्छे की बात आप यदि छोड़ दें तो सारे लोगों को रिपीट करना आवश्यक था।
उसमें वंशवाद की बात कहीं आती नहीं है। रहा अक्षय का, जो फिरोजाबाद से इस बार टिकट दिया गया है, पिछली बार आपने देखा था डिंपल जी को टिकट दिया गया था, चुनाव वो हार गई थी, दुर्भाग्यपूर्ण था, वो आप भी जानते हैं किन कारणों से हारी थी। लेकिन इस बार जब समीक्षा की गई, फिर मैं वही बात कह रहा हूं, जब समीक्षा की गई तो वहां के वोटर ने कहा कि साहब अक्षय को लड़ाया जाएगा तो निश्चित रूप से वो विजयी होंगे। तो किसी भी पार्टी का सुप्रीमो ये चाहेगा कि जिसके लिए जनता मांग कर रही है उसको हम टिकट दें, तो उसमें कोई गलत काम ये नहीं हुआ है। मैं फिर वही बात कहता हूं कि 80 में 5 की तरफ नजर नहीं जानी चाहिए, और 80 में 5 क्यों, 1 की तरफ नहीं जानी चाहिए। बाकी आपके सारी टिकट दूसरे लोगों को दी गई है, वंश में कहां दी गई है? देखिए, मैं कुशवाहा जी एक बात मैं बहुत गंभीरता से सोचता हूं, इसके जब वंशवाद की चर्चा हम करते हैं ना, तो इसमें मूल प्रश्न ये नहीं जो अभी उठा, मूल प्रश्न दूसरा है। वो प्रश्न ये है कि क्या किसी सामान्य कार्यकर्ता की प्रतिभा, क्षमता और मेधा पर इतना भरोसा कोई करता है कि उसको इतना बड़ा अवसर दे दे? अवसर ही नहीं मिलता। टाट बिछाते बिछाते, दरी बिछाते बिछाते, लाउड स्पीकर लगाते लगाते बुढ़ा जाता है। पोस्टर चिपकाते चिपकाते अब तो खैर पोस्टर बंद हो गए। हाँ। जब हम लोग छोटे थे तो देखते थे पोस्टर चिपकाते बुढ़ा हो जाता था। लेकिन यहाँ 20-22 साल में जो उद्भट प्रतिभा दिखती है, उद्दाम प्रतिभा का प्रवाह दिखता है नौजवान में, वो बाकी में नहीं दिखता। एटा इटावा, फरुखाबाद, हमीरपुर, जालौन, झांसी, गरौटा, मऊ में जो संघर्ष कर रहा है, लाठी डंडा खा रहा, उसमें प्रतिभा नहीं दिखती। और अगर गलती से एक बार टिकट पा गया और हार गया तो उसको लतिया के भगा भी देते हैं, बोले भाई सीट खराब कर दी। लेकिन यहां तब तक प्रतिभा देखते हैं जब तक जीत ना जाए, 2 बार हारे चाहे 4 बार हारे, चाहे पार्टी को हरा दे। भाई एक उदाहरण दूं ना, मैं बिहार में नेतृत्व किया राहुल जी ने चुनाव का, उत्तर प्रदेश में राहुल जी ने चुनाव का नेतृत्व किया, परिणाम क्या आया? क्या किसी को तीसरी बार पूरे देश का अवसर मिलता? मैं ये सिर्फ पूछता हूं अमिताभ जी, मैं यही बात पूछता हूं। जनता का प्यार मिल रहा है ना, आज अगर आपने कहा डिंपल, अखिलेश, धर्मेंद्र, ये ठीक है, ये लोग चुन के आए हैं। लेकिन मैं फिर वहीं जाता हूं, जब चुन के पहली बार मैदान में उतरे थे तो प्रतिभा का सर्टिफिकेट किस लैब से आया था? हाँ। और ये सर्टिफिकेट गोविंद पंत राजू को क्यों नहीं मिल सकता? सही बात है, प्रश्न यहां पर केंद्रित है। सही बात है। मेरा किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं, जितनों को आपने टिकट दिए उनमें अधिकांश मेरे मित्र, अच्छी बात, मेरी शुभकामना, सब लड़े जीते, प्रदेश जीते, प्रदेश आगे बढ़े। लेकिन सवाल, मौलिक सैद्धांतिक सवाल यह है कि वह बात उस कार्यकर्ता को क्यों नहीं दिखती? ये किसी दूसरी बिटिया में वो क्षमता क्यों नहीं दिखती कि जाइए मुलायम सिंह जी कहे कि जाओ बेटा, तुम पर हाथ रखते, लड़ो चुनाव लोकसभा का। गोविंद पंत जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, जैसे प्रमोद जी कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी अपार जन समर्थन से घिरे रहते हैं, जनता का प्यार मिलता है। भैया, लोकतांत्रिक प्रणाली में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उस प्यार को वोट में कन्वर्ट करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो बिहार यूपी में कन्वर्ट नहीं हो पाई। 9 से घट के 4 रह गए। मुकुल वासनिक का बिहार में सिर आगे कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ, रीता बहुगुणा जोशी जी को हटा दिया गया। राहुल गांधी जी को कौन कोई हटाएगा? बड़ा सवाल यह है। लड़े फौज नाम सरदार का, जीते फौज तो नाम सरदार का, हारे फौज तो भी नाम सरदार का। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता, बाकी दलों में ऐसा नहीं होता। गोविंद जी, चिंता इस बात की है? नहीं, मुझे लगता है कि जो बात आपने कही और जो सवाल अमिताभ जी ने उठाया वो बहुत मौलिक सवाल है। और जो वंशवाद की अगर हम आज जो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, वो वाकई में किसी एक परिवार या व्यक्तियों तक नहीं सीमित है। वो पूरी भारतीय राजनीति, आप दक्षिण की राजनीति देख लीजिए, आप पूर्व की राजनीति देख लीजिए, आप पंजाब की राजनीति देख लीजिए, पूरे भारत में जो राजनीति है उसमें वंशवाद इस कदर हावी है कि जनता को और कार्यकर्ता को, जनता को अपना सही प्रतिनिधित्व चुनने का अवसर ही नहीं मिलता। अगर एक बड़े नेता का पुत्र उसकी जगह पर चुनाव लड़ रहा है तो जनता सही प्रतिनिधि कहां से चुन सकेगी? और जो कार्यकर्ताओं का, जैसा अमिताभ जी ने भी कहा कि जिसने लाठी खाई, जिसने डंडा खाया, जिसने संघर्ष किया, उसको अगर जनता के बीच जाकर और जनता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं मिलता तो कहीं न कहीं ये जो भारत के आम नागरिक हैं उनके साथ भी अन्याय है। इस बाबत राजनीतिक दलों को गंभीरता से सोचना चाहिए। और मुझे लगता है इसका समाधान राजनीतिक दल, जब कार्यकर्ताओं का असंतोष होता है तो उसको लाल बत्ती के जरिए
संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, तमाम तरह की पदवियां देकर और तमाम तरह की रेवड़ियां बांटकर उसको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कहीं न कहीं जनता के साथ अन्याय है और कार्यकर्ताओं के साथ भी अन्याय है। जी, एक रिपोर्ट हम जल्दी से देखना चाहते हैं। उम्मीदवारों की जो सूची जारी आज हुई है, तो एक बार फिर वंशवाद को लेकर बड़े बड़े सवाल उठे हैं। इन सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल इस सूची में यादव खानदान का जो साया है वो साफ साफ नजर आ रहा है। अब तो रामगोपाल यादव जी के सुपुत्र अक्षय यादव, जिनके ऊपर हमने तमाम चर्चा की, अब वो भी चुनावी राजनीति में फिरोजाबाद से किस्मत आजमाएंगे। अगर एक आम आदमी होता, मैं या आप, एक आम आदमी अगर चुनाव लड़ता तो शायद हमको पार्षद, विधायकी, नगर पालिका ये चुनाव लड़ने होते। सांसदी में लड़ सकता, लेकिन घर द्वार बिक जाता, जीत नहीं पाता। लेकिन अक्षय यादव जी में ऐसा क्या चमत्कार है कि सीधे सांसदी का, सत्तारूढ़ सपा का टिकट उन्हें दिया जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो जीते, हमारी शुभकामनाएं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम केवल सवाल उठा रहे हैं कि अक्षय यादव और एक आम लड़का फिरोजाबाद का, दोनों में अंतर क्या है। परिवार ये वो संस्था है जिसको बनाने, पालने और जिसकी जिम्मेदारियां निभाने में इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हिंदुस्तान की सियासत की बात करें तो यहाँ परिवार की परंपरा को बढ़ाने में जिंदगियां खत्म नहीं होती, बल्कि सियासत की बिसात पर इसी परिवार का विस्तार बदस्तूर जारी रहता है। और जब भी विस्तार होता है तो गांधी परिवार की मिसाल देते हुए इसकी खिंचाई भी होती है। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोपों से परे सियासी घराने सियासत में अपने कुनबे को बढ़ाने में मसरूफ रहते हैं। लखनऊ में जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राम गोपाल यादव 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची का ऐलान कर रहे थे, ठीक उसी वक्त हिंदुस्तान की सियासत में एक नए युवराज का जन्म हो रहा था। दरअसल जिस युवराज का जन्म हो रहा था उसके अपने पिता ही उसका ऐलान करने में जुटे थे। जी हाँ, ये युवराज हैं राम गोपाल यादव के सुपुत्र अक्षय यादव। इससे पहले सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने 2009 के लोकसभा चुनावों में अपनी बहू डिंपल यादव को फिरोजाबाद से चुनावी मैदान में उतारा था, जहां उन्हें मात मिली थी। इसके बाद जब अखिलेश यादव ने यूपी का मुख्यमंत्री बनने के लिए कन्नौज लोकसभा सीट छोड़ी तो दोबारा वहां से डिंपल को लड़ाकर दिल्ली पहुंचाया। हालांकि तब कहा गया था कि डिंपल सिर्फ पारिवारिक सीट को बचाए रखने के लिए राजनीति में आ रही हैं। दोबारा वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सियासत में पुराने बयानों और वायदों को भला याद कौन रखता है। डिंपल से पहले सपा सुप्रीमो ने अपने बेटे अखिलेश यादव को सियासी समर में उतारा था, जो फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उधर मुलायम सिंह के भतीजे धर्मेंद्र यादव को भी इस बार बदायूं से टिकट दिया गया है, जो फिलहाल वहां से सिटिंग सांसद हैं। इनके अलावा सपा सुप्रीमो के भाई शिवपाल यादव की बात करें या फिर राम गोपाल यादव की, ये दोनों भी अपने भाई की उंगली थाम सियासत में उतरे थे और आज उनके साथ साथ खड़े दिखाई देते हैं। यानी कुल मिलाकर यादव खानदान का एक और राजकुमार राजनीति में दस्तक देने जा रहा है और इसी के साथ यादव खानदान का सियासी कुनबा एक पायदान और आगे बढ़ गया है। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब भी जुड़ गए हैं। वाजपेयी साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए, ये जो आज लिस्ट का ऐलान हुआ है, अभी चुनाव में वक्त माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि साहब चुनाव में वक्त है। कहा यह भी जा रहा है, जो आलोचना करने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं साहब तय वक्त से तकरीबन 1.5 वर्ष पहले टिकटों का ऐलान करने के पीछे दरअसल समाजवादी पार्टी का बहुत कैलकुलेटेड मूव है, क्योंकि जो सपा सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरा जा रहा है, अब वो मुद्दा पीछे छूट जाए
राज्य की सरकार की जो कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, वाजपेयी जी वो सवाल पीछे छूट जाएं और सपा में इस बात की चर्चा ज्यादा होने लगे कि अब माननीय मुलायम सिंह जी को प्रधानमंत्री कैसे बनाना है, उसके लिए सोचो, ये सरकार तो चलती रहेगी। क्या इसलिए ये कैलकुलेटेड मूव खेला गया? कैलकुलेटेड मूव अखिलेश यादव जी को भी मुख्यमंत्री बनाने का खेला गया था। हाँ। और प्रदेश की जनता का